Hello guys, welcome back to our channel part 5 of Devil से शादी। Chapter 21 रणवीर का 2 दिन के लिए जाना। नेक्स्ट डे इश्की रेडी होकर नीचे आई तो देखा कि घर के सभी लोग साथ बैठे हुए थे, लेकिन उसे मिशा कहीं नहीं दिखी। इसलिए उसने रूही के पास जाकर पूछा, दी मीशा कहाँ है? वो अपने रूम में भी नहीं थी। ये सुनकर रूही बोली, ये लड़की पागल है, उसने आधी रात को मुझे मैसेज किया था कि वो घर नहीं आ रही है और मैं घर में सभी को संभाल लूँ। ये सुनकर पर इश्की ने कहा, लेकिन मिशा ने पहले तो कभी ऐसा नहीं किया। उसने मुझे इस बारे में कुछ बताया भी नहीं है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। रूही बोली, तुम चिंता मत करो इश्की, वो ठीक होगी। अच्छा तुम जाओ जल्दी अपना कॉलेज बैग ले आओ, आज हमें कॉलेज जल्दी जाना है, आज हमारा प्ले है ना। ये सुन इश्की ने कहा, हाँ मुझे पता है दी, मैं बस यहाँ सबसे कुछ पूछने आई थी। इश्की ने बाकी सब लोगों की तरफ देखकर आगे बोली, आज हमारे कॉलेज में प्ले है, तो आप सब में से कौन कौन आ रहा है प्ले देखने? तभी अर्नव जी ने बोले, ये भी कोई पूछने की बात है, ऑफ कोर्स मैं आ रहा हूँ और मुझे तो लगता है कि हम सभी आ रहे हैं। इश्की ने खुश होते हुए कहा, तो फिर ठीक है। इतना बोलकर इश्की अपने रूम में चली गई। इश्की बहुत जल्दी जल्दी चल रही थी, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। वो रूम में गई और अपने कपड़े लेकर जैसे ही मुड़ी, राजवीर से टकरा गई, जिससे दोनों बेड पर गिर गए। इस वक्त राजवीर ने ऊपर कुछ नहीं पहना हुआ था, उसकी मस्क्यूलर बॉडी काफी अच्छी लग रही थी। इश्की राजवीर के ऊपर थी और राजवीर इश्की में खोया हुआ था। इश्की को जैसे ही होश आया वो तुरंत राजवीर के ऊपर से उठ गई और घबराते हुए बोली, ऐसे भला कोई बिना कपड़ों के घूमता है क्या? राजवीर ने पहले एक नज़र खुद को देखा और फिर इश्की की तरफ देखते हुए पूछा, मैं किस एंगल से तुम्हें बिना कपड़ों के दिख रहा हूँ? मैंने सिर्फ अपनी शर्ट नहीं पहनी है और वैसे भी ये मेरा रूम है, इसमें मैं कपड़ों के साथ घूमूं या बिना कपड़ों के मेरी मर्जी। ये सुन इश्की ने बात बदलते हुए कहा, अच्छा ठीक है, आपसे तो बहस करना ही बेकार है। वैसे आज मेरे कॉलेज में रामायण का प्ले है, मैं उसमें माता सीता का रोल कर रही हूँ, क्या आप देखने आएंगे? इश्की मासूम सी शक्ल बनाकर उसकी तरफ देखने लगी तो राजवीर उसके पास आकर उसके गले को छूते हुए बहुत प्यार से बोला, मैं जरूर आता, लेकिन मुझे 2 दिन के लिए बाहर जाना है, इनफैक्ट मैं अभी कुछ देर में निकल रहा हूँ। उसकी बात सुनते ही इश्की बहुत सैड हो गई, क्योंकि कहीं न कहीं उसे राजवीर की आदत सी हो गई थी। इश्की राजवीर के बिना रहना अब इमेजिन भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसने राजवीर से कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे भी ये नहीं पता था कि ये कैसे जज्बात है जो उसके अंदर पनप रहे हैं। इश्की को सैड देखकर राजवीर ने उसके फॉरहेड पर किस किया और कहा, मैं बस 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, इसमें इतना सैड होने वाली क्या बात है, मैं रोज तुमसे बात करूँगा। इस पर इश्की बोली, ठीक है, आप कब तक निकल रहे? राजवीर ने कहा, बस अभी। ये बोलते हुए राजवीर ने शर्ट पहन ली, तो वहीं इश्की भी अपना कॉलेज बैग लेकर बोली, ठीक है फिर मैं कॉलेज के लिए निकलती हूँ। इश्की जाने को हुई ही थी कि तभी राजवीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया और इश्की को कसकर गले लगा लिया। राजवीर के इस एक्शन से इश्की शॉक थी। आज पहली बार राजवीर ने इश्की को गले लगाया था। उसके इस एक्शन से इश्की के दिल को कुछ आराम मिला, उसने भी राजवीर को गले लगा लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद राजवीर इश्की से दूर हुआ और फिर से उसके सिर पर किस करते हुए बोला, अपना ध्यान रखना। ये सुन इश्की स्माइल करते हुए वहां से चली गई। कुछ देर बाद सभी कॉलेज पहुंच चुके थे। रूही ने सभी को देखकर जल्दी से रेडी होने को कहा, तभी इश्की बोली, मैं कब से मिशा को कॉल कर रही हूं लेकिन वो कॉल नहीं उठा रही, पता नहीं क्यों मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तभी मिहिर ने उसे समझाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो इश्की, मैंने अपने फ्रेंड से उसका नंबर ट्रैक करने के लिए बोल दिया है, बहुत जल्दी उसका पता चल जाएगा, वो बिल्कुल ठीक होगी। जब उसका पता चलेगा तो तुम खुद जाकर और उसका कान पकड़ कर ले आना। मिहिर की बात सुन रूही बोली, पता नहीं क्यों मिहिर, अब तो मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा, उसने आज से पहले कभी ऐसा नहीं किया है। मिहिर ने एक बार फिर से समझाते हुए रूही और इश्की को समझाते हुए कहा, दी आप बिल्कुल चिंता मत करें, आप बस प्ले पर फोकस रखें, ये बस कुछ ही देर में स्टार्ट हो जाएगा। मिहिर इश्की को देखते हुए बोला, और तुम जल्दी से जाकर रेडी हो जाओ। इश्की जल्दी से रेडी होने चली गई और रूही सभी को इंस्ट्रक्शन देने लगी। कॉलेज में घर के सभी लोग प्ले देखने कॉलेज आए थे। अभी एक एक करके सबका परफॉर्मेंस चल रहा था और सभी लोग प्ले एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अंदर ड्रेसिंग रूम का माहौल काफी टेंस भरा था। मिहिर परेशान सा इधर उधर टहल रहा था। तभी रूही उसके पास आकर बोली, मिहिर तुमने अभी तक चेंज नहीं किया है, तुम्हारा पार्ट आने वाला है,
जाओ जाकर चेंज कर लो। मिहिर बोला, दी मिशा का कुछ पता नहीं चल रहा, मैंने जिसको मिशा का नंबर ट्रैक करने को कहा था उसने नंबर ट्रैक करके उसका लोकेशन दिया था, लेकिन जब मेरे लोग वहां गए तो देखा कि मिशा वहां थी ही नहीं। रूही चिंता करते हुए बोली, हमें इस बारे में अब डैड को बता देना चाहिए, अब वही कुछ कर सकते हैं। दोनों बात कर रहे थे तभी इश्की अपना पार्ट कंप्लीट करके उनके पास आ गई। उसे देखकर मिहिर बोला, इश्की, क्या तुम भाई से मिशा को ढूंढने को कह सकती हो? अगर भाई ये करे तो मिशा का पता कुछ मिनट में ही चल जाएगा। इश्की बोली, राजवीर तो 2 दिन के लिए बाहर गए हैं। रूही बोली, मिहिर तुम जाकर रेडी हो जाओ, पहले प्ले कंप्लीट करते हैं, तब तक मैं डैड से बात कर लेती हूँ। इश्की बोली, हाँ दी, आप ठीक कह रही हो। मिहिर रेडी होने चला गया। इश्की और रूही ने इशारे से अर्नव को अपने पास बुलाया। अर्नव उनके पास आकर बोला, क्या बात है, मुझे ऐसे प्ले के बीच में क्यों बुलाया? इस पर रूही बोली, डैड मिशा का रात से कुछ पता नहीं चल रहा है। अर्नव हैरान होते हुए बोला, व्हाट? वो अभी तक घर नहीं आई है। रूही बोली, डैड घर आना तो दूर, कल से उसका कुछ पता नहीं चल रहा है, हमने अपने लेवल पर हर तरीके से ट्राई करके देख लिया। अर्नव बोला, ठीक है, तुम दोनों चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होगा, मैं जाकर पता करता हूँ। ये बोलकर अर्नव वहां से चला गया। वहीं इश्की और रूही दोनों वापस प्ले पर फोकस करने लगे। चैप्टर 22 मिशा का पता नहीं चलना। कॉलेज में घर के सभी लोग प्ले देखने कॉलेज आए थे। अभी एक एक करके सबका परफॉर्मेंस चल रहा था और सभी लोग प्ले एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अंदर ड्रेसिंग रूम का माहौल काफी टेंशन से भरा हुआ था। मिहिर परेशान सा इधर उधर टहल रहा था। तभी रूही उसके पास आकर बोली, मिहिर तुमने अभी तक चेंज नहीं किया, तुम्हारा पार्ट आने वाला है, जाओ जाकर चेंज कर लो। तो मिहिर ने परेशान से होकर कहा, बोला, दी मिशा का कुछ पता नहीं चल रहा, मैंने जिसको मिशा का नंबर ट्रैक करने को कहा था उसने नंबर ट्रैक करके उसका लोकेशन दिया था, लेकिन जब मेरे लोग वहां गए तो देखा कि मिशा वहां थी ही नहीं। रूही चिंता करते हुए बोली, हमें इस बारे में अब डैड को बता देना चाहिए, अब वही कुछ कर सकते हैं। दोनों बात कर ही रहे थे तभी इश्की अपना पार्ट कंप्लीट करके उनके पास आ गई। उसे देखते ही मिहिर ने उससे पूछा, इश्की, क्या तुम भाई से मिशा को ढूंढने को कह सकती हो? अगर भाई ये करें तो मिशा का पता कुछ ही मिनट में चल जाएगा। इश्की बोली, राजवीर तो 2 दिन के लिए बाहर गए हैं। ये सुन रूही ने मिहिर से कहा, मिहिर तुम जाकर रेडी हो जाओ, पहले प्ले कंप्लीट करते हैं, तब तक मैं डैड से बात कर लेती हूँ। तभी इश्की ने भी हामी भरते हुए कहा, हाँ दी, आप ठीक कह रही हो। मिहिर भी हाँ में सिर हिलाते हुए रेडी होने चला गया। वहीं इश्की और रूही ने इशारे से अर्नव को अपने पास बुलाया और अर्नव ने आते ही पूछा, क्या बात है, मुझे ऐसे प्ले के बीच में क्यों बुलाया? इस पर रूही बोली, डैड मिशा का रात से कुछ पता नहीं चल रहा है। अर्नव ने हैरान होते हुए कहा, व्हाट? वो अभी तक घर नहीं आई है। रूही ने परेशान सी होकर जवाब दिया, डैड घर आना तो दूर, कल से उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा है, हमने अपने लेवल पर हर तरीके से ट्राई करके देख लिया। अर्नव ने उन दोनों की तरफ देखकर समझाते हुए कहा, ठीक है, तुम दोनों चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होगा, मैं जाकर पता करता हूँ। ये बोलकर अर्नव वहां से चला गया। वहीं इश्की और रूही दोनों वापस प्ले पर फोकस करने लगे। दूसरी तरफ अर्नव ने अपने फ्रेंड्स को कॉल किया और मिशा को ढूंढने को कहा, क्योंकि अब उन्हें भी डर लगने लगा था। मिशा ने कभी भी बिना बताए कुछ नहीं किया था। मिशा अपने पूरे घर में अर्नव के क्लोज थी। वो दोनों फादर डॉटर की तरह कम और बेस्ट फ्रेंड की तरह ज्यादा रहते थे, इसलिए मिशा अपनी हर बात उनसे शेयर करती थी और कभी भी कुछ भी गड़बड़ होने पर सबसे पहले उनसे ही हेल्प लेती थी। आज ये पहली बार था जब मिशा ने एक बार भी उन्हें कॉल नहीं किया था। ये सोचकर अर्नव भी बहुत ज्यादा टेंशन में आ चुके थे। उधर प्ले खत्म हुआ और सभी लोग प्ले की तारीफ करने लगे। सभी लोग आकर उन्हें अप्रिशिएट कर रहे थे। थोड़ी ही देर बाद इश्की, रूही और मिहिर तीनों अर्नव के पास जा पहुंचे और उन्होंने उससे पूछा, डैड कुछ पता चला? इस पर अर्नव बोला, मैंने निशांत को बोला है पता करने के लिए, वो बस कुछ देर में बता देगा। सभी बहुत परेशान थे। तभी अर्नव के फोन पर निशांत का कॉल आया। अर्नव ने कॉल रिसीव किया तो निशांत बोला, अर्नव मैंने पता किया है कि मिशा कल रात क्लब गई थी, उसका फ़ोन हमें वहीं मिला। वो कल रात वही थी, उसके बाद की सीसीटीवी फुटेज गायब है। लेकिन हमने एक स्टाफ को पकड़ा है जिसने मिशा को किसी लड़के के साथ जाते देख था। तुम जल्दी से पुलिस स्टेशन आ जाओ, हम उस लड़के का स्केच बनवा रहे हैं, शायद तुम उसे पहचान लो।
ये सारी बात सुनने के बाद अर्नव को टेंशन और भी बढ़ गई, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करते हुए बोला, ठीक है हम आ रहे हैं। अर्नव ने जल्दी से कॉल कट कर दी। बाकी सब ने भी अर्नव के एक्सप्रेशन को नोटिस कर लिया था। तभी इश्की ने अर्नव को देखकर पूछा, क्या हुआ अंकल, मिशा का कुछ पता चला? अर्नव बोला, निशांत ने हमें पुलिस स्टेशन बुलाया है, उसे कुछ बातें पता चली है, चलो चलते हैं। चारों जा ही रहे थे कि तभी वहां पर कोमल जी आ गई और उन्होंने उन सब की शक्लें देखकर पूछा, क्या हुआ? आप सब लोग इतने परेशान क्यों दिख रहे हो, और ये मिशा कहाँ है? मैं जब से कॉलेज आई हूँ उसे ही ढूंढ रही हूँ, पर वो मिल ही नहीं रही है और वो कल से घर भी नहीं आई है। कोमल की बात सुनकर सभी लोग सोचने लगे कि कोमल को अब क्या जवाब दे। तभी अर्नव ने उसे देखते हुए कहा, मिशा का कुछ पता नहीं चल रहा है, हम सब उसी का पता लगाने के लिए पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। ये सुनकर कोमल के पैरों तले जमीन घिसक गई। वो गिरने ही वाली थी कि तभी मिहिर ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें समझाते हुए बोला, मॉम प्लीज संभालिए अपने आप को, मिशा को कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो। कोमल की ये हालत देखकर अर्नव उनकी आंखों में देखकर भरोसा दिलाते हुए बोला, कोमल मिशा मेरी भी बेटी है, मैं उसे जल्दी ही ढूंढ लूंगा, तुम बस हिम्मत मत हारो और जाकर थोड़ा आराम कर लो। कोमल ने उनकी तरफ आंसू भरे आंखों से देखा और फिर वहां से चली गई। पुलिस स्टेशन। सभी लोग जल्द ही पुलिस स्टेशन पहुंच गए। तभी निशांत ने सभी को एक स्केच दिखाते हुए पूछा, क्या तुम लोग इस लड़के को जानते हो कि ये कौन है? इस पर रूही बोली, हाँ ये मिशा का वही फ्रेंड है जिसके साथ मिशा क्लब में रुक गई थी। तो निशांत ने कहा, हमें वहां पूछताछ से पता चला है कि ये लड़का वहां अकेला नहीं था, उसके साथ 4 और लड़के थे, लेकिन किसी को भी उनका चेहरा याद नहीं है। फिर निशांत आगे बोला, हमने इस लड़के के बारे में पता लगाया है। इस लड़के का नाम ध्रुव है और ये यहाँ के मप का बेटा है। ये सुनते ही अर्नव बोला, चाहे मप का बेटा हो या सीएम का, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बस मिशा का पता लगाओ। तुम ये बात तो अच्छे से जानते ही हो कि अगर राजवीर इसमें इन्वॉल्व हो गया तो क्या होगा। इस पर निशांत बोला, हमने अपनी पूरी टीम इस केस पर लगा दी है, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें एक बार राजवीर से बात कर लेनी चाहिए। ये एक लड़की का मैटर है और ऑलरेडी इतना टाइम निकल गया है, पता नहीं अब तक क्या कुछ नहीं हो गया होगा उसके साथ। ये बात सुनते ही इश्की घबराते हुए बोली, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मिशा को कुछ नहीं होगा, वो बहुत ब्रेव है, आप बस जल्दी से उसे ढूंढ निकालिए। इश्की की बात सुनकर निशांत ने कहा, मैं समझ सकता हूं अभी आप सब पर क्या बीत रही होगी, लेकिन सच्चाई को झुठलाया नहीं जा सकता। आज भी न्यूज़ आती रहती है लड़कियों के साथ गलत होने की, और मैं तो उस आंकड़े की बात कर रहा हूं जो रिपोर्ट होती है, ना जाने कितने ही ऐसे केस होंगे जो कभी रजिस्टर ही नहीं होते। निशांत की ऐसी बातें सुनकर इश्की डर गई और बाहर जाकर हड़बड़ी में राजवीर को कॉल करने लगी, लेकिन राजवीर का कॉल लग ही नहीं रहा था। इश्की ने बार बार ट्राई किया, लेकिन आखिर में उसे गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में अपना फ़ोन ज़मीन पर फेंक दिया, जिससे फ़ोन के टुकड़े हो गए। तभी रूही इश्की के पास आई और बोली, इश्की प्लीज़ संभालो अपने आप को, मिशा बिल्कुल ठीक होगी। तो इश्की खुद को संभालने की कोशिश करते हुए रुआसी आवाज़ में बोली, दी आपने निशांत अंकल की बातें नहीं सुनी, वो क्या कह रहे थे? ऊपर से राजवीर का कॉल भी नहीं लग रहा। क्या फ़ायदा इतने बड़े आदमी होने का जब आप अपनों को ना बचा पाए? क्या फ़ायदा इतना बड़ा नाम होने का जब वो नाम अपनों की हिफाजत ही ना कर पाए? इस पर रूही इश्की को हिम्मत देते हुए बोली, ऐसी बात नहीं है इश्की, बल्कि आज तक हम में से किसी ने भी कभी किसी को ये नहीं बताया है कि हम राजवीर सिंघानिया के भाई बहन हैं, क्योंकि हमें अपना नाम बनाना था। अगर किसी को ये पता चलता कि हम राजवीर सिंघानिया के भाई बहन हैं तो सभी हमें हमारी काबिलियत से नहीं बल्कि हमारे नाम से जज करते। पर आज लग रहा है कि काश हमने सभी को बता दिया होता, तो आज किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि हमारी तरफ आंख उठाकर भी देख सके। तभी इश्की घबराते हुए बोली, दी अब हम क्या करें? पता नहीं मिशा किस हाल में होगी, ये लोग कब तक उसका पता लगाएंगे? रूही ने कुछ सोचकर जवाब दिया, तुम सही कह रही हो इश्की, पर हमारे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, अगर भाई होते तो शायद कुछ हो पाता। चैप्टर 23 मिशा का पता ना। पूरे शहर की पुलिस इस वक्त मिशा को ढूंढ रही थी। तभी पुलिस को कहीं से ध्रुव का पता चला। पुलिस ने ये बात मिशा की फैमिली को भी बता दी, तो अर्नव ने निशांत को देखते हुए कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। निशांत उसकी बात मान गया तो इश्की, मिहिर और रूही भी बोल पड़े, हम भी जाएंगे डैड, प्लीज अंकल हमें भी अपने साथ ले चलिए। ये सुनकर निशांत बोला, नहीं बेटा, वहां पर खतरा हो सकता है, इसलिए तुम सब वहां नहीं जा सकते।
ये सुनकर मिहिर ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, अंकल जैसा आप कहेंगे हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे, लेकिन प्लीज़ हमें ले चलिए। मिहिर के रिक्वेस्ट करने पर निशांत मान गया, पर वार्निंग देते हुए बोला, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि तुम सबकी वजह से इन्वेस्टिगेशन में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये सुनकर तीनों ने हाँ में सिर हिला दिया और फिर सभी लोग अपनी अपनी गाड़ी में बैठकर उस जगह चले गए। वो जगह शहर के कुछ दूर जंगल में थी। सभी लोगों ने जंगल से कुछ दूरी पर ही अपनी गाड़ी रोक दी और निशांत ने गाड़ी से बाहर आकर कहा, यहाँ से हमें पैदल ही जाना चाहिए क्योंकि हम किसी को भी चौकन्ना नहीं कर सकते, नहीं तो वो लोग भाग जाएंगे। इस पर सभी लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, लेकिन इश्की, रूही और मिहिर को कार में ही रुकने को कहा गया। जब सभी लोग उस घर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घर के आसपास बहुत से गुंडे मौजूद थे जो घर को प्रोटेक्ट कर रहे थे। पुलिस एक एक करके उन सभी गुंडों को बेहोश करने लगी और फिर आराम से घर के अंदर चली गई। उधर कार में इश्की, रूही और मिहिर से बैठा नहीं जा रहा था। उनके लिए एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा था, इसलिए वो भी कार से निकलकर उनके पीछे चले गए। घर के पास आकर उन लोगों ने देखा कि सभी गुंडे बेहोश थे, इसलिए वो भी घर के अंदर जाने लगे, लेकिन अंदर जाने के लिए उन तीनों ने पीछे का रास्ता चुना, जिससे वो पुलिस की नज़रों से बच सकें। जब वो तीनों अंदर पहुंचे तो एक रूम के अंदर उन्हें एक लड़की की चीखने की आवाज़ आई। जैसे ही ये आवाज़ तीनों के कान में पड़ी, उन लोगों ने उस आवाज़ को पहचान लिया और हैरानी से उनकी आंखें बड़ी हो गई। उन तीनों के मुंह से एक साथ एक ही नाम निकला, मिशा। उन तीनों के दिल में दर्द पैदा करने के लिए उसकी आवाज़ ही काफ़ी थी, क्योंकि इस आवाज़ से ही समझ आ रहा था कि मिशा इस वक्त कितने दर्द में होगी और अब तक कितना कुछ सह चुकी होगी। वहीं पुलिस भी घर के अंदर आ चुकी थी। निशांत और अर्नव के कानों में भी वही आवाज़ सुनाई दी। उन सभी ने उस रूम की तरफ देखा जहां पर उन्हें इश्की, रूही और मिहिर दिखे। निशांत जल्दी से ऊपर आया और तीनों को साइड कर दिया। रूम से आती आवाज़ दर्द भरी थी, जिसे सुनकर इश्की के आंखों से आंसू बहने लगे। निशांत ने सभी को अलर्ट किया और एक झटके में दरवाज़ा तोड़ दिया और अंदर का नज़ारा उन सभी की आंखें नम करने के लिए काफ़ी था। अंदर मिशा बिना कपड़ों के बेड पर बेजान सी पड़ी थी और उसके आसपास करीब 4 लड़के मौजूद थे और 2 लड़के आराम से सोफे पर बैठे हुए बियर पी रहे थे। वो चारों लड़के मिशा के साथ जबरदस्ती कर रहे थे, पर जैसे ही उन्होंने पुलिस को गेट पर देखा सभी वहां से भागने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। वहीं इश्की और रूही मिशा की हालत देखकर भागते हुए उसके पास आए और उन्होंने वहां पड़े ब्लैंकेट से उसे कवर कर दिया। उन्होंने जल्दी से मिशा को अपने गले से लगा लिया। जब अर्नव ने मिशा की ये हालत देखी तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मिशा इश्की और रूही के लगे लगकर जोर जोर से रोने लगी और रोते हुए ही बेहोश हो गई। तभी मिहिर ने घबराते हुए कहा, जल्दी चलो, हमें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। इतना कहकर मिहिर ने मिशा को गोद में उठा लिया और उसे लेकर भागते हुए उस घर से बाहर आ गया। इस वक्त उसकी भी आंखें नम थी। उसने कभी नहीं सोचा भी नहीं था कि उसकी सबसे कूल बहन के साथ ऐसा कुछ भी हो सकता है। तभी अर्नव मिहिर के पास आकर बोला, मिहिर, मिशा को जल्दी से घर लेकर चलो, डॉक्टर्स वहीं आ रहे हैं। इस पर मिहिर ने हाँ में सिर हिलाया और मिशा को इश्की और रूही के साथ बिठाकर खुद कार ड्राइव करने लगा। मिहिर कार बहुत तेज ड्राइव कर रहा था और पीछे मिशा बेहोशी में भी दर्द से कराह रही थी, जिसे देख सभी की आंखें नम थी। जैसे ही वो लोग घर पहुंचे, एक बार फिर से मिहिर ने मिशा को गोद में उठा लिया और अंदर की तरफ चला गया। वहीं घर के अंदर कोमल परेशान सी होकर इधर उधर टहल रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने मिहिर को अंदर आते हुए देखा तो वो उसकी तरफ बढ़ने लगी, पर अगले ही पल उनके कदम वही ठहर गए क्योंकि उनकी नज़र मिहिर के गोद में लेटी हुई मिशा पर गई। उसकी हालत ये बताने के लिए काफ़ी थी कि उसके साथ क्या हुआ था और वो कितने दर्द में होगी। मिशा की ये हालत देखकर घर के सभी सर्वेंट भी शॉक्ड हो गए। इस वक्त सभी की आंखें भी नम थी। कोमल जी बुत बनी एक ही जगह पर खड़ी थी कि तभी उनकी नज़र अर्नव पर गई और वो उनके पास आकर घबराकर रोते हुए पूछने लगी, ये मिशा को क्या हुआ है? आपने मुझसे वादा किया था कि उसे कुछ नहीं होगा, फिर आपके रहते मेरी मिशा को क्या हो गया? कोमल जी की बात का जवाब दिए बिना ही अर्नव मिशा के रूम की तरफ बढ़ गए और कोमल भी भागकर मिशा के पास आ गई। तभी बहुत से डॉक्टर्स मिशा के रूम के अंदर आए और वो उसकी हालत देखकर समझ गए कि किसी ने उसके साथ क्या हुआ है। डॉक्टर्स ने सभी को बाहर जाने को कहा तो इश्की उनसे रिक्वेस्ट करते हुए बोली, प्लीज़ डॉक्टर, मैं मिशा के पास ही रहना चाहती हूँ। इश्की को रुकने की परमिशन देते हुए डॉक्टर्स ने अपना काम शुरू कर दिया। पूरी ट्रीटमेंट के दौरान इश्की ने मिशा का हाथ पकड़ रखा था।
उसके शरीर के निशान देख उसके आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी एक लेडी डॉक्टर इश्की से बोली, बेटा ऐसे कमजोर नहीं पड़ते हैं, अभी तो तुम्हें इसे भी संभालना होगा। तुम खुद ऐसे टूट जाओगी तो इसे कौन संभालेगा। ये बोलकर उस लेडी डॉक्टर ने इश्की के सिर पर हाथ फेर दिया और फिर उसे मिशा की कंडीशन बताते हुए कहा, ये कुछ देर बेहोश ही रहेगी और जब इसे होश आएगा तो इसे पैनिक अटैक भी आ सकता है, तो इसका खास ख्याल रखना और इसे संभाल लेना। ये बोल डॉक्टर्स बाहर आ गए। वो लेडी डॉक्टर बाहर आए और उन सभी को देखकर बोली, मिशा के शरीर पर बहुत से चोटों के निशान हैं, उसके साथ ये दरिंदगी पता नहीं कितनी बार और कितनों ने की है। ये सारी बात तो रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अभी आप लोगों को हिम्मत रखनी होगी और उस बच्ची को भी आप सभी को ही संभालना होगा, इसलिए आप सभी को उसके लिए स्ट्रांग होना पड़ेगा। ये बोलकर डॉक्टर्स वहां से चले गए। वहीं अंदर रूम में इश्की मिशा का हाथ पकड़कर बैठी हुई थी। तभी उसे मिशा की फुसफुसाने की आवाज़ आई। वो अपना कान उसके मुंह के पास ले जाकर सुनने की कोशिश करने लगी कि मिशा क्या कहना चाहती है। तभी मिशा ने बेहोशी की हालत में गिड़गिड़ाते हुए कहा, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तुम नहीं जानते मेरे भाई को, वो तुम सबको छोड़ेंगे नहीं और तुम सबके टुकड़े टुकड़े करके रख देंगे। छोड़ दो मुझे वरना अच्छा नहीं होगा। मिशा के मुंह से ये सब सुनकर इश्की को बहुत बुरा लगा, क्योंकि जिस भाई के बारे में मिशा बड़बड़ा कर बोल रही थी उसे तो शायद मिशा की इस हालत का अंदाजा भी नहीं था। तभी इश्की ने अपने मन में कहा, एक बहन को अपने भाई से इतनी उम्मीद है कि वो उसे हर एक मुश्किल से बाहर निकाल लेगा, पर यहाँ जब तुम्हें उस भाई की जरूरत पड़ी तो वो यहाँ है ही नहीं। लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ मिशा, राजवीर उन सभी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वो तुम्हारे हर एक दर्द का बदला लेंगे। ये बोलकर इश्की मिशा के रूम से बाहर आ गई और रूही को मिशा के पास जाने को कह दिया। फिर इश्की अपने रूम में जाकर मिहिर के फ़ोन से समर को कॉल लगाने लगी। समर ने भी 2-3 बार कॉल रिसीव नहीं किया, पर इश्की बार बार ट्राई करती रही और काफ़ी देर बाद समर ने कॉल पिक कर लिया। चैप्टर 24 राजवीर का वापस आना और मीशा की केयर करना। इश्की अपने रूम में जाकर मिहिर के फ़ोन से समर को कॉल लगाने लगी। समर ने भी 2-3 बार में कॉल रिसीव नहीं किया, पर इश्की बार बार ट्राई करती रही और काफ़ी देर बाद समर ने कॉल पिक कर लिया। समर के कॉल पिक करते ही इश्की ने बोली, समर, राजवीर कहाँ हैं? मुझे उनसे बात करनी है। इश्की की बात सुनकर समर ने कहा, मैम सर अभी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में हैं। इस पर इश्की स्ट्रिक्ट टोन में बोली, आई डोंट केयर, तुम अभी के अभी मेरी उनसे बात करवाओ। आखिर में इश्की को समर की बात माननी पड़ी और वो मीटिंग रूम में चला गया, जहां राजवीर इस वक्त मीटिंग ले रहा था। समर राजवीर के बगल में जाकर धीरे से उससे बोला, सर इश्की मैम आपसे कुछ बात करना चाहती हैं। मैंने कहा कि आप बिजी है, पर वो नहीं मानी। ये सुनकर राजवीर मीटिंग रूम से बाहर जाने को बोलकर समर के हाथ से फ़ोन लेकर बाहर की ओर चला गया। बाहर जाते ही उसने कहा, हेलो। इश्की ने जैसे ही राजवीर की आवाज़ सुनी वो अपने आंसू रोक नहीं पाए और रोते हुए बोली, राजवीर, राजवीर आप प्लीज़ वापस आ जाए। इश्की के रोने की आवाज़ सुनकर राजवीर को उसकी बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी। उसने इश्की को शांत कराने की कोशिश करते हुए पूछा, क्या हुआ है इश्की? तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? बताओ मुझे। इस पर इश्की बोली, आप प्लीज़ जल्दी से वापस आ जाए। राजवीर ने और कोई भी सवाल किया बिना कहा, हाँ ठीक है, पहले तुम रोना बंद करो। मैं अभी निकल रहा हूँ यहाँ से, बस तुम रोना बंद करो। उसके बाद राजवीर ने इश्की का कॉल कट किया और समर से बोला, जल्दी से जेट रेडी करवाओ। तो समर ने हैरान होते हुए कहा, बट सर अभी आपकी बहुत सारी मीटिंग्स पेंडिंग है। राजवीर ने स्ट्रिक्ट टोन में कहा, तो उन मीटिंग्स को कैंसिल कर दो, मेरे लिए इश्की से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ये सुन समर ने जवाब दिया, ठीक है सर, मैं जेट रेडी करवाता हूँ। दूसरी तरफ इश्की अपने रूम में बैठी हुई रो रही थी। फिर कुछ देर बाद उसने उठकर अपना फेस वॉश किया और मिशा के पास चली गई। उसने देखा कि मिशा को होश आ गया था और वो कोमल के गले लगकर बैठी हुई थी। वो ना कुछ बोल रही थी और ना ही कुछ खा रही थी। सभी मिशा को खिलाने की कोशिश में लगे थे। उसने कल से कुछ नहीं खाया था, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी, वो बस एक चुपचाप बैठी हुई थी। इश्की मिशा के पास गई और उसे खिलाने का ट्राई करने लगी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसे ऐसे देखकर सभी की आंखें नम थी। मिशा की ये हालत देखकर दादी बोली, ये सब क्या हो गया हमारे घर में? मेरी फूल सी हंसती खेलती बच्ची को किसकी नज़र लग गई? दादी जी की बात सुनकर कोमल बोली, जरूर मिशा को मेरे ही पापों की सज़ा मिली है माँ।
कोमल ये बोलकर फुट फुट कर रोने लगी। तभी अर्नव उनके पास गए और उन्हें मिशा के सामने से दूर ले गए। तभी रूही दादी को देखते हुए बोली, दादी आप भी जाइए, हम हैं ना मिशा के साथ, हम उसका पूरा ध्यान रखेंगे। तो मिहिर दादी जी को अपने साथ लेकर चला गया। रूही और इश्की एक बार फिर से मिशा को खिलाने का ट्राई करने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो दोनों मिशा के पास बैठे हुए थे और बैठे बैठे ही उन्हें नींद आ गई। रात में बार बार मिशा नींद में चिल्लाकर उठ जाती तो इश्की और रूही बड़ी मुश्किल से उसे दोबारा सुलाते। सुबह का वक्त, इश्की उठकर फ्रेश होने के लिए अपने रूम में आए और राजवीर का वेट करने लगी। कुछ देर बाद राजवीर घर में एंटर हुआ तो उसे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि आज ये पहली बार था जब सुबह के वक्त हॉल में घर का कोई भी मेंबर मौजूद नहीं था। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। सभी सर्वेंट भी थोड़ा अजीब रिएक्ट कर रहे थे और उन्हें भी इस बात का होश नहीं था कि राजवीर घर वापस आ गया है। हमेशा जब भी वो घर में एंटर लेता था तो उसकी मौजूदगी ही सभी लोगों को डराने के लिए काफ़ी होती थी, लेकिन आज किसी को पता तक नहीं चला। राजवीर सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए सीधे अपने रूम में चला गया। उसने अंदर आकर देखा तो इश्की सोफे पर बैठी हुई थी। उसने जल्दी से इश्की को आवाज़ दी। जैसे ही इश्की ने राजवीर की आवाज़ सुनी तो वो उसकी तरफ भागी चली आई और उसे जोर से गले लगाकर रोने लगी। एक बार फिर इश्की को रोते देखकर राजवीर परेशान हो गया और उसने इश्की को संभालते हुए कहा, इश्की क्या हुआ है, मुझे बताओ। तुम फ़ोन पर भी रो रही थी, देखो मेरी तरफ, मैं आ गया हूं ना। अब बताओ मुझे क्या हुआ है। राजवीर की बात सुनकर इश्की रोते हुए बोली, वो मिशा। ये बोलकर वो फिर से रोने लगी। राजवीर इश्की को खुद से दूर कर उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, चुप हो जाओ और बताओ मुझे क्या हुआ है। ये सुनकर इश्की राजवीर को सारी बात बताने लगी। जैसे जैसे वो उसे बातें बता रही थी वैसे वैसे राजवीर का गुस्सा बढ़ रहा था। राजवीर ने अपने गुस्से को कंट्रोल कर इश्की से कहा, चलो मिशा के पास चलते हैं। ये बोलकर राजवीर ने इश्की का हाथ पकड़ा और उसे लेकर मिशा के रूम में चला गया। मिशा के रूम में इस वक्त मिशा के रूम में मिहिर और रूही बैठे हुए थे। जैसे ही उन दोनों की नज़र राजवीर पर गई दोनों ही बेड पर से खड़े हो गए। राजवीर बस एकटक मिशा को देखे जा रहा था, जो बिल्कुल चुपचाप बेड पर बैठी हुई थी। राजवीर धीरे धीरे अपने कदम मिशा की तरफ बढ़ाने लगा और उसके सामने जाकर बैठ गया। मिशा ने जैसे ही अपने सामने राजवीर को देखा तो जो आंसू उसने अभी तक रोक हुए थे वो बहने लगे और वो उसके गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। राजवीर भी उसे अपने गले लगाकर जी भरकर रोने दे रहा था। साथ ही वो धीरे धीरे उसके सिर को सहला रहा था। थोड़ी देर बाद राजवीर ने इश्की की तरफ देखकर पूछा, खाना खाया इसने? ये सुन इश्की ने ना में अपनी गर्दन हिला दी और टेबल से खाने के प्लेट उठाकर उसे दे दिया। राजवीर ने उस प्लेट को पकड़कर मिशा को खुद से थोड़ा दूर किया और उसे खाना खिलाने लगा। मिशा भी चुपचाप उसके हाथ से खाने लगी। घर के बाकी सभी लोग भी इस वक्त मिशा के रूम में आ चुके थे। लेकिन जब कोमल ने राजवीर को मिशा को खिलाते देखा तो उनकी आंखें नम हो गई और वो फिर से कमरे के बाहर चली गई। उसके साथ ही दादी और अर्नव भी कमरे से बाहर चले गए। अब रूम में सिर्फ इश्की, रूही और मिहिर ही बचे थे। राजवीर ने मिशा को खाना खिला दिया, फिर उसे दवाई दी। मिशा फिर से उसके गले लग गई और रूना सी आवाज में बोली, भाई आप उन सभी को नहीं छोड़ेंगे ना? इस पर राजवीर ने उसके सिर पर हाथ फेरा और फिर धीमी सी आवाज में कहा, बिल्कुल भी नहीं, तुम चिंता मत करो, बस अच्छे से आराम करो। थोड़ी देर बाद मिशा को नींद आ गई थी। राजवीर ने उसे अच्छे से सुला दिया। फिर उठकर इश्की का हाथ पकड़कर अपने रूम में आ गया। रूम में आकर राजवीर ने किसी को कॉल किया और कुछ इंस्ट्रक्शन दिए। तब तक इश्की सोफे पर बैठी हुई थी। उसे पता ही नहीं चला कि राजवीर ने कॉल पर क्या बात की। कुछ देर बाद राजवीर इश्की के पास आया और उसे गले लगाकर अपनी आंखें बंद कर ली। मिशा की हालत देखकर वो भी अंदर से दुखी था और उसे भी थोड़ा सुकून चाहिए था। थोड़ी देर तक राजवीर ने ऐसे ही इश्की को गले लगाकर रखा, फिर उठते हुए उससे बोला, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम मिशा के पास जाओ और उसका ध्यान रखना और रोना मत। ये बोलकर राजवीर ने इश्की के फॉरहेड पर किस किया और वहां से चला गया। चैप्टर 25 बदला और फर्स्ट किस। रात का वक्त, अर्नव के पास निशांत का कॉल आया और कॉल पिक करते ही सामने से निशांत ने कहा, राजवीर ने केस वापस लेकर उन लड़कों को जेल से बाहर निकलवा लिया है। ये सुनकर अर्नव ने चौंकते हुए कहा, व्हाट? तुमने ऐसा होने क्यों दिया? तुम्हें पता है ना कि राजवीर अब क्या करेगा? इस पर निशांत बोला, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता था,
मेरे हाथ बंधे थे और अब तक तो जो होना था वो हो गया होगा। अर्नव बोला, तुम सही कह रहे हो। ये बोलकर अर्नव ने कॉल कट कर दिया और हॉल में बैठकर राजवीर के आने का वेट करने लगा। कुछ देर में राजवीर वापस आया और वो अर्नव को इग्नोर करके सीधे ऊपर की तरफ जाने लगा। तभी अर्नव उसे आवाज देते हुए बोला, रुको राजवीर, तुमने उन लड़कों को जेल से क्यों निकलवाया? इस पर राजवीर बिना पीछे मुड़े बोला, क्योंकि मैं उन्हें खुद अपने हाथों से सजा देना चाहता था। अर्नव बोला, लेकिन तुम्हें ये करने की क्या जरूरत थी? उन्हें कानून सजा देता। राजवीर बोला, कानून उन्हें वो सजा नहीं देता जो मैं चाहता था। अर्नव बोला, तुमने क्या किया उनके साथ? राजवीर बिना किसी भाव के बोला, कल न्यूज में देख लीजिएगा। ये बोलकर राजवीर जाने ही वाला था कि तभी अर्नव बोला, जरूरत क्या थी, मैं उन्हें देख लेता ना। इस पर राजवीर उनकी तरफ देखकर बोला, आप देख लेते। आप तब कहाँ थे जब इतना कुछ हो रहा था? अर्नव बोला, मुझे नहीं पता था। राजवीर ताना देते हुए बोला, पता नहीं था? आपकी बेटी घर से इतने टाइम के लिए गायब थी और आपको पता नहीं चला? खैर ये छोड़िए और मुझे ये बताइए कि आज तक आपने उनको सिक्योरिटी क्यों नहीं दी? क्या आप ऐसे ही किसी अनहोनी का इंतजार कर रहे थे? राजवीर की ये बात सुनकर अर्नव तेज आवाज में बोला, राजवीर, ये मत भूलो कि तुम किससे बात कर रहे हो। इस पर राजवीर अपने दांत पीसते हुए बोला, मुझे अच्छे से याद है कि मैं एक ऐसे लापरवाह इंसान से बात कर रहा हूं जो कभी सही समय पर किसी को बचा नहीं सकता। आप न तो तब कुछ कर पाए थे और न ही आज। ये बोलकर राजवीर अपने रूम की तरफ चला गया। राजवीर रूम में जाकर इश्की को ढूंढने लगा लेकिन वो अपने रूम में नहीं थी, इसलिए राजवीर फ्रेश होने बाथरूम में चला गया और फ्रेश होने के बाद मिशा के रूम में उसे देखने चला गया। राजवीर जब वहां गया तो देखा कि मिशा बेड पर चुपचाप बैठी हुई थी और इश्की और मिहिर उसे हंसाने की कोशिश कर रहे थे। राजवीर को आता देख मिहिर बेड से उठकर साइड में लगे सोफे पर बैठ गया। फिर राजवीर मिशा के पास गया, उसके पास बैठकर उससे पूछा, अब तबीयत कैसी है? इस पर मिशा धीमी आवाज में बोली, ठीक लग रही है। राजवीर बोला, हम। तभी इश्की बोली, राजवीर, मैं सोच रही थी कि मैं मिशा के लिए उसका फेवरेट खाना बनाऊं। इश्की की बात सुनकर राजवीर ने सपाट लहजे में जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, इसे इतना ज्यादा अच्छा खाना खाने की आदत नहीं होगी। राजवीर के मुंह से ऐसी बात सुनकर मिहिर जोर से हंसने लगा और इश्की का मुंह बनाकर उसे देखने लगी। जब इश्की ने मिहिर को इतना तेज हंसते हुए देखा तो इश्की उसे पिलो फेंक कर मारने लगी। तभी वहां रूही भी आ गई और उन दोनों को लड़ता देख बोली, अरे बस भी करो तुम दोनों, जब देखो तब लड़ते रहते हो। रूही की बात सुनकर इश्की शांत हो गई। फिर राजवीर वहां से उठकर जाने लगा तो मिशा ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये देखकर राजवीर फिर से बेड पर बैठ गया। सभी ऐसे ही बातें कर रहे थे। तभी रूही बोली, मैं अब नेक्स्ट प्ले का सोच रही हूं, तो तुम बताओ क्या स्टोरी लें। इस पर मिहिर तपाक से बोला, रोमियो और जूलियट पर करते हैं, मैं रोमियो बनूंगा और मेरी इश्की मेरी जूलियट। जैसे ही मिहिर ने ये लाइन बोला, राजवीर उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगा, जिसे देख मिहिर डर कर चुप हो गया। मिहिर की ऐसी हालत देख सभी को हंसी आने लगी और सभी अंदर ही अंदर हंसने लगे। कुछ देर बातें करने के बाद राजवीर इश्की को लेकर अपने रूम में चला गया। सुबह का वक्त। सुबह सभी लोग हॉल में बैठ हुए न्यूज देख रहे थे, जिसमें खबर आ रही थी, शहर के हर हिस्से में कुछ लड़कों के बॉडी के पार्ट्स मिले हैं जिसे देखकर लगता है कि किसी ने इन्हें बड़ी बेरहमी से मारा है। इसके साथ ही साथ उन लड़कों का नाम भी फ्लैश हो रहा था, जिसे पढ़कर सभी को पता चला गया कि ये वही थे जिन्होंने मिशा के साथ गलत किया था और सभी को समझ भी आ गया कि ये काम राजवीर ने ही किया है। मिशा ने जैसे ही ये न्यूज देखा उसे अंदर से बहुत खुशी मिली और वो राजवीर के रूम में जाकर उसके गले लग गई, जिसे देख राजवीर बोला, तुमने कहा था ना कि मैं उनके टुकड़े टुकड़े कर दूं, तो देखो मैंने ऐसा ही किया, बस थोड़ी देर हो गई। अब इस हादसे को भूल जाओ और लाइफ में आगे बढ़ो, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ करना है। राजवीर की बात सुनकर मिशा ने हाँ में सिर हिला दिया। उसके बाद मिशा अपने रूम में चली गई। इश्की ने अपने रूम में आकर राजवीर से पूछा, राजवीर ये सब आपने किया? इश्की की बात सुनकर राजवीर ने उसे अपने करीब कर लिया और उसे गले लगाकर बोला, तुम्हें क्या लगता है? इश्की बोली, पर यह बहुत डरावना था, आपने ऐसा क्यों किया? राजवीर इश्की को खुद से थोड़ा दूर करके उसके गाल पर हाथ रख कर बोला, तुमने ही तो मुझे डेविल बोला था, तो तुम एक डेविल से और क्या एक्सपेक्ट कर सकती हो? इश्की आगे कुछ कह पाती, इससे पहले ही राजवीर ने उसके लिप्स पर अपने लिप्स रखकर उसे शांत कर दिया। अचानक हुए किससे इश्की बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई, लेकिन राजवीर को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो उसे और भी ज्यादा इंटेंस किस करने लगा।
थोड़ी देर बाद इश्की ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और राजवीर को फील करने लगी। जब उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हुई तो राजवीर ने उसे छोड़ दिया, जिसके बाद इश्की को बहुत शर्म आए और उसने खुद को राजवीर के सीने में छुपा लिया। राजवीर स्माइल करते हुए उससे बोला, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना, जाओ जाकर रेडी हो जाओ। मिशा को भी अपने साथ लेकर जाओ और उसे नई चीज़ों में इन्वॉल्व करो। इश्की राजवीर से अलग होकर बोली, कैसी चीज़ों में? राजवीर अपनी आईब्रो उठाकर बोला, अब ये भी मुझे बताने की ज़रूरत है। जैसे तुम उसके साथ पहले रहती थी वैसे ही रहो। ये सुनकर इश्की ने हाँ में गर्दन हिला दिया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। मिशा भी अब धीरे धीरे खुद को संभाल रही थी और इश्की मिहिर पूरी कोशिश करते कि फिर से वो सब मिशा को पहले की तरह देखें, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करती थी। एक दिन सुबह इश्की और मिशा ऊपर खड़े होकर हॉल में देख रही थी, क्योंकि वहां पर अर्नव का फ्रेंड और उनका बेटा उन सबसे मिलने आए थे। अर्नव के फ्रेंड का नाम राजेश जायसवाल था और उनके बेटे का नाम अमन जायसवाल। अमन दिखने में काफ़ी स्मार्ट था और इस बात का उसे बहुत घमंड भी था। वो सबके बातों का जवाब भी अपने ईगो में ही दे रहा था, जिसे देख मिशा और इश्की को गुस्सा आ रहा था। इश्की बोली, यार मिशा, ये लड़का कुछ ज़्यादा ही चने के झाड़ पर नहीं चढ़ा है। दिखने में ज़रा ठीक ठाक क्या है, खुद को सलमान खान समझ रहा है, उल्लू कहीं का। मिशा बोली, इश्की घर में गेस्ट आए हैं तो तुझे नहीं लगता कि तुझे थोड़े बहू वाले फर्ज निभाने चाहिए? इनके लिए चाय बनाना चाहिए। मिशा की बात सुनकर इश्की उसे एक स्माइल देते हुए बोली, कितने दिनों के बाद तूने ऐसी बात कही है? ये सुनकर मिशा बोली, कितने दिनों बाद? मैं कुछ मिशा जैसा फील कर रही हूँ। मिशा की बात सुनकर इश्की बोली, अच्छा अब बस, कोई इमोशनल बातें नहीं करेंगे और चल, किचन में गेस्ट आए हुए हैं तो उनके लिए चाय बनानी है। ये बोलकर दोनों किचन में चले गए। क्या मिशा शुरू कर पाएगी फिर से पहले की तरह जीना, या रह जाएगी इस अनहोनी के बवंडर में फंसकर? देखते रहिए डेविल से शादी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर लिसनिंग नेक्स्ट चैप्टर्स ऑफ डेविल से शादी।